जहाँ पे मुझे लगा था मैं खुद आत्महत्या कर लूं और मर जाओ, उस दिन ये मेरी सोच पैदा हुई थी। मैं आज खत्म हो गई हूँ, एक मीरा मर गई है। आज यहाँ से जो रिटर्न घर जाएगी, ये मीरा ना खुद के लिए नहीं, किसी और जो मरने का सोच रहे हैं ना, उनको बचाने के लिए काम आएगी। और वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट, नया जन्म स्टार्ट हुआ। कितनी भी गंदी परिस्थिति आई, मरना नहीं चाहिए और उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। हर एक की लाइफ टेढ़ी मेढ़ी रहती है, ऐसी किसी की लाइफ नहीं होगी कि जो एकदम सीधी है। अगर सीधी है तो लाइफ में मजा भी नहीं है। और कल क्या थी ये मैटर नहीं करता, मैं आज क्या हूँ ये बहुत मैटर करता है। अमीर होना है ना तो दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है कि उनको रोक सकती है। 5 रुपए से लेके 5 करोड़ का बिजनेस मैंने अभी बना लिया है। हाय, मेरा नाम उमंग है। वेलकम टू द पॉडकास्ट ऑफ हगिंग क्लब ऑफ इंडिया। आई एम इन पुणे राइट नाउ एंड वी हैव अ एक्सट्रीमली रिस्पेक्टेड गेस्ट, मीरा जी फ्रॉम पुणे। हम इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे आपसे हगिंग क्लब के बारे में बात करना है। हगिंग क्लब ऑफ इंडिया एक इनिशिएटिव है जहां हम खुल के अपने मेंटल हेल्थ चैलेंजेस के बारे में बात कर रहे हैं। और ये 8 साल से हमारा एक क्लब है जहां हम खुल के बात करते तो लोग को शर्म ना आए कि उनके लाइफ में क्या हो रहा है, कि हम हिचकिचाते नहीं, हमके दिल की, ये एआई के ज़माने में हम दिल से बात करते हैं। हगिंग क्लब ऑफ इंडिया एक इनिशिएटिव है जो मैंने चालू किया था 2017 में, क्योंकि मेरा एक फ्रेंड विशाल टंडन सुसाइड से मर गया। उसके बॉयफ्रेंड ने उनको छोड़ दिया था और उनको बहुत डिप्रेशन था और उन्होंने खुल के बताया नहीं था कि मुझे डिप्रेशन है। उनको लगा कि अगर मैं डिप्रेशन के बारे में बात करूंगा तो लोग मुझे कमज़ोर समझेंगे, इसलिए उन्होंने बताया नहीं। इसलिए हमने 2017 में आके ये चालू किया है। मानसिक स्थिति के बारे में मैंने बहुत करीब से देखा है। मेरी मम्मी को एक मानसिक बीमारी थी जिसका नाम है स्किज़ोफ्रेनिया। जो मेरी मम्मी मेरे चाचा को बोलती थी कि तुम्हारी मरी हुई बीवी मेरे घर पे है, वो मेरे को खाना खा रही है, मैं उनको कपड़ा दे रही हूँ, उनको आके लेके जाओ। मेरे पापा, उनको जब भी पगार मिलता था वो जुए के अड्डे में चले जाते थे और कई दिनों तक घर पे नहीं आते थे और मेरी माँ रोती थी। तो मैं एक डिसफंक्शनल फैमिली में पैदा हुआ हूँ जहाँ मेरी नॉर्मल परवरिश नहीं थी। मैं बहुत शर्माता था, मुझे बहुत एम्बैरेस होता था कि मेरे माँ बाप दोनों कैसे हैं। बाद में किसी ने मुझे समझाया कि मेरी माँ ने मानसिक बीमारी को नहीं चुना है, मानसिक बीमारी ने मेरी माँ को चुना है, जिसका नाम है स्किज़ोफ्रेनिया। मेरे पापा बुरे इंसान नहीं है, उन्हें बुरी बीमारी है और मुझे बीमारी से लड़ना है, पापा से नहीं। तो वो है हगिंग क्लब के बारे में। और आज हमारे साथ गेस्ट है मीरा जी। मीरा जी को अगर आप गूगल करेंगे तो बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। वो पुणे में एक नंबर 1 ब्यूटी पार्लर चलाती है, मीरानी ब्यूटी पार्लर एंड वेलनेस LLP। उन्होंने जो शुरुआत थी कि एक बहुत छोटे से गांव परमनी से आई है। उन्होंने खाली 12th स्टैंडर्ड पढ़ा है। बहुत सालों तक घर घर जाके ब्यूटी पार्लर, मसाज सर्विसेज, दरवाजे खटखटा करके उन्होंने जर्नी चालू की है। और आज पूना में नंबर 1 ब्यूटी पार्लर खोल के रखा है, जो एक अकेली औरत ने चालू किया था, आज एक कॉर्पोरेट आइडेंटिटी है। और उन्होंने बहुत सारी मुश्किलें ढूंढी, देखी है, बहुत सारे जैसे पहाड़ टूट पड़ा है, लेकिन उन्होंने अपने मन को कैसे स्टेबल किया है। मन, जो परिस्थिति तो नहीं बदलती है, लेकिन मन से क्या वार्तालाप किया है, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो मीरानी, थैंक यू सो मच मेरे पॉडकास्ट में आने के लिए। धन्यवाद तो मैं आपको करना चाहती हूँ, क्योंकि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया है।
और आपसे वापस एक बार फिर से धन्यवाद। यू वेलकम, वैसे मैं बताना चाहूँगी कि मैं मराठी बात करती हूँ, लेकिन आज मैं पहली बार पॉडकास्ट भी कर रही हूँ और पहली बार इनके साथ इतना अपना जो भी है इन हिंदी में बताने वाली। तो कुछ बातें मैं मराठी में भी बताऊंगी, तो प्लीज अंडरस्टँड करना आप लोग. नहीं मराठी में बोलना तो अपनापन आएगा ना कारण आपले ते इमोशन्स असतात, त्या भावना असतात आणि त्या अ, आपल्याच भाषेत आपल्याला कळतात, तर कधी कधी ते पण खूप छान वाटतं. तो मेरा पहला प्रश्न है, क्योंकि काफी लोग आपको जानते हैं, इंस्पायर होते हैं, लेकिन जो ये पॉडकास्ट देंगे उनको आपकी स्टोरी वाली, आपके स्ट्रगल के बारे में कुछ नहीं मालूम। हम उनको इंस्पायर करना चाहते हैं। तो एक 12th स्टैंडर्ड जो पढ़ी है, जो इंग्लिश नहीं आता है, छोटे गांव से आए, आज पूना में बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा घर बनाया है अपने गांव में, और बहुत सारी औरतों को रोजगार दिया है। तो आपकी स्ट्रगल और आप कैसे बाहर आए, हमें उसके बारे में जानना है। और आपने अपने मन का कैसे ध्यान रखा, जैसे आप योगा है, माइंडफुलनेस करते हैं। यस यस। मैं बताना चाहूंगी सर जी कि लाइफ देखो बहुत बड़ी चीज है। हर एक का जन्म हुआ है और जाना भी एक दिन तय है, लेकिन इस दरम्यान हम कैसे जीते हैं ये चीज बहुत मैटर करती है। रिश्ते हमें चुनने का मौका नहीं मिलता है, वो अपने आप मिलते हैं, जैसे माँ बाप, भाई बहन, बाकी एक ही रिश्ता होता है जो फ्रेंड का या जो बाद में बनता है पति के साथ का, वो हमें चुनने का कभी कभी मौका रहता है, लेकिन उसमें भी कभी कभी हमारी गड़बड़ हो जाती है या किसी किसी को वो अच्छे से मिल जाता है। तो मुझे लगता है लाइफ में हर एक की लाइफ टेढ़ी मेढ़ी रहती है। ऐसी किसी की लाइफ नहीं होगी कि जो एकदम सीधी है। अगर सीधी है तो लाइफ में मजा भी नहीं है। जितने बड़े बड़े मुश्किलें आएंगी उतना तुम अच्छा बन पाओगे, क्योंकि एक दो इंसान है, एक अच्छा है, तो जब तुम्हारी लाइफ में वो इंसान होता है तो तुम्हें उसकी वैल्यू नहीं रहती है, लेकिन जब उससे भी कोई बड़ा विकृत प्रसन्न या कोई गलत इंसान मिल जाता है तब तुम्हें अच्छे वाले इंसान की वैल्यू पता चलती है। तो मुझे लगता है कि मेंटल हेल्थ को ध्यान में रखते हुए जो कोई पर्सन है या जो कोई लेडी है, हर एक के लाइफ में प्रॉब्लम आते हैं, तो रोना मतलब रोते बैठना नहीं चाहिए। उस परिस्थिति से बाहर आना ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ ना कुछ काम करना ज़रूरी है या बाहर का कांटेक्ट बढ़ाना ज़रूरी है, घूमना ज़रूरी है। तुम्हें जैसे कि व्यायाम हो, भागना दौड़ना, जो भी है एक्टिविटी करना ज़्यादा ज़रूरी है, और उसका काफ़ी सारा असर तुम्हारे बॉडी पे, माइंड पे मतलब हो सकता है। रही बात अभी मेरे लाइफ की, तो मैं एक छोटे से गांव से हूँ और मुझे गर्व है कि एक मैं छोटे घर में पैदा हुई, उसका मुझे कोई ये दुख नहीं है, क्योंकि आज छोटे घर में नहीं पैदा होती तो आज जो मेरे पास बड़ा घर है उसका मुझे कोई वैल्यू नहीं होता। क्योंकि छोटा घर है था, इसीलिए मुझे वो बड़ा घर आज आया है, तो मैं उसमें खुश हूँ। अगर मैं बड़े घर में ही पैदा हुई होती तो मुझे लगता है शायद इससे मुझे और बड़ा घर चाहिए, और शायद मिलता नहीं मिलता वो अभी मुझे पता नहीं है। और छोटे घर में माँ बाप मेरे खेती करने वाले, मेरे माँ बाप की कुछ पढ़ाई वगैरह नहीं थी, और मेरा जब जन्म हुआ था उनके घर में काल निर्णय तक नहीं था। अभी भी मेरा जो बर्थडे है, हम स्कूल में जो भर्ती किया वही वाला बर्थडे है, तो वही मनाते हैं। और जैसे माँ बाप का कहना था कि इसको पढ़ाना ही नहीं है क्योंकि लड़की है, और वो ऐसी लड़की जो माँ बाप को बेटी नहीं चाहिए थी, दूसरी बेटी, बस बेटे थे, और अभी एक बेटी थी तो बस हो गया था। लेकिन गांव में ऐसी प्रथा रहती है कि दो दो बेटे चाहिए, तो मतलब मेरे छोटे भाई के जन्म की वजह से मेरा जन्म मुझे मिला है, ऐसा मुझे लगता है। और मतलब बेटे की चाहत में, अपेक्षा, हाँ। हाँ, तो उन्होंने फिर मैं जब पैदा हुई तो मम्मी ने मुझे कुछ दिन तो शायद इतना कुछ प्यार भी नहीं किया था, आज बोलती है, और उसे अब बुरा भी लगता है। और मेरे पापा ही मुझे सब नहलाते वगैरह सब कुछ करते थे। बहुत बड़ी होने तक तो इतने ठीक से कपड़े भी नहीं थे, घर में कुछ नहीं था, और माँ बाप का गरीबी था, इसलिए हर दिन रोजी रोजगार करना सब कुछ। और 4 बच्चे हम, मतलब 2 भाई और 2 बहन, तो बहुत स्ट्रगल था। बचपन से भी कुछ खाना
मतलब चाहिए ना, तो वो मुझे आज मैं वो निकालती हूँ, वो जो कसर है ना वो मैं आज रह निकालती हूँ। गया है। मुझे याद है एक चीज, मुझे बचपन में ना चीकू खाया, मतलब चीकू तो बहुत अच्छे घर का वो प्रोडक्ट लगता था मुझे। मतलब चीकू गरीब घर में नहीं आता, सफरचंद गरीब घर में नाही आता, आता क्या जिलेबी, चिवडा, भजे, म्हणजे मराठीत पण थोडं सांगाल तर ते मंगळवार म्हणून गावाकडे असं असतं बाजार, आठवडी बाजार, त्याच्यामध्ये ते भज्जे, चिवडा, जिलेबी. तर जेव्हा माझे आई बाबा बाजारला जायचे आणि त्यांनी जर आणलं तर त्यांनी मोजून आणायचे पाव किलो, कारण त्यांच्याकडे एवढे पैसे नसायचे. तर ते जेव्हा वाटून झालं, एक एडा जिलेबीचा भेटला, तो मी खाल्ला. मला वाटायचं की अजून एक पाहिजे, पण तिथं काही चान्सच नव्हता. मग ते कागद जे आहे ते आईने कधीतरी फेकून दिला. तर त्यावेळेस अपमान, मान किंवा काही नव्हतं कळत. ते पाहिजे एवढं दिमागमध्ये राहत होतं. तर मी ते कागद घेऊन पण ते चोरून चाटलेला असा. म्हणजे की ते कागद चाटलेला. म्हणजे ही गोष्ट जेव्हा मोठे झाले, जेव्हा पैसे कमवले, तेव्हा किती खायचे तेवढं खाल्लं. पोटभर म्हणजे खाईपर्यंत पण हे केलं. तसंच माझं असं अगदी, म्हणजे मला सांगायचं आहे की खाण्याच्या गोष्टीसाठी पण म्हणजे पोटभर न खायला मिळालेली व्यक्ती. पण आज मी खूप समाधानी आहे. म्हणजे मला स्वतःला तरी आज वाटतं की अंबानी सुद्धा म्हणजे माझ्यासाठी ते एक चांगलं मोठं घर आहे म्हणजे ऐकलेलं. तर ते जेवढे खुश असतील, मला वाटतं मी पण त्यांच्यापेक्षाही जास्त खुश आहे. कारण आ माझ्यासाठी मॅटर करत नाही की तुमच्याकडे किती पैसा आहे. मी किती खुश आहे हे मॅटर करतं. कारण आज मला जे हवंय ते मी घेऊ शकते. आणि म्हणून म्हणजे मला तरी वाटते की लाईफमध्ये बरेच लोक असतील तर म्हणजे जीव याच्यामध्ये, तर त्यांनी ना असं कधी उदास नाही राहायला पाहिजे, किंवा मिळवायचंय ते तुम्हालाच मिळवावं लागेल. ते तुम्हाला कोणीतरी आणून आहे तर असं देणार नाही की आता हे तुला पाहिजे आणि तू टेन्शन मध्ये आहेस, घे. तर प्रत्येक गोष्ट ही आपल्यावरती डिपेंड करते. जे पाहिजे ते मिळवण्यासाठी आपल्याला स्ट्रगल करायचं आहे आणि ते प्रत्येकाने केलं पाहिजे. थैंक यू सो मच। कितनी छान बोलते तुम्ही। मतलब आप इतनी बड़ी हस्ती हो कि वो बोल सकते हैं कि वो कचरे में से मैंने पेपर हाँ, निकाल के चाटा। उसको ऐसे सूंघा। कितनी खुल के बोल रहे हैं आप। जो किया है ना, उसमें क्या शर्म की बात है। और वो बचपन वाली चीज है। अभी तो ऐसी परिस्थिति भी नहीं है कि मैं वो कर सकती हूँ, क्योंकि इंसान को जरूरत वैसे बना देती है। राइट राइट कभी कभी मुझे लगता है जो चोर है, जो भिखारी है, उनको कोई शौक नहीं है, सच्ची में शौक नहीं होगा। अगर उनके पास बहुत सारा पैसा है तो वो एक रास्ते पे जो पड़ा रहता है कुछ खाने का, वो क्यों चुराएंगे? हर इंसान के अंदर इज्जत, मान, पान सब कुछ होता है। और तो वो क्यों करता है? उसकी जरूरत होती है। लेकिन उसमें भी क्या चुनना है वो इंसान के ऊपर रहता है, कि वो चोरी चुनना है या खुद काम करके स्वाभिमान से जो जाके राइट खरीदना उसके है। पास रास्ता हाँ, उसे चुनना है। हाँ। तो आपने एक अच्छा रास्ता चुना था। मुझे मालूम है कि बहुत साल पहले आपको एक बहुत अच्छा मौका दिया था कि आप योगा सिखाएंगे, आप ब्यूटी पार्लर में काम करेंगे, और आपने एक अपना पूरा जो घर है उसको छोड़ के एक अलग जगह पे आप गए, जहां आपको बोला था कि मीरा जी आपको महीने के 50,000 देंगे देंगे। और आपको एक ये पार्लर चलाना है, क्लाइंट आएंगे। लेकिन जब आप पहुंचे तो आपके 2 छोटे बच्चे थे, रहने का एक झूपड़ा जैसा था, पतरा था, और आपको बोला कि मैं आपको खाली 6,000 दूंगी। और परिस्थिति इतनी थी कि आपको टॉयलेट साफ करना पड़ा, घर साफ करना पड़ा, लोगों के बर्तन साफ करना पड़ा, और फिर भी आपने किया, आपने छोड़ नहीं दिया। आज लोगों के पास ऐसे पहाड़ टूट पड़े हैं कि कोई मर गया है, डिवोर्स हो गए, या बहुत बड़ा दिवाला हो, डेट हो गया है। तो आप वो परिस्थिति में जा चुकी थी कि जब आप पूरे नए शहर में थे, 50,000 का प्रॉमिस किया था, खाली 6,000 दे रहे, और ये सब करना पड़ता है जो आप ब्यूटी पार्लर का काम करना था, यहाँ टॉयलेट साफ करना पड़ता है, बर्तन साफ करना था। इसके बारे में बताइए। देखो, मुझे लगता है ना, खुद को कौन सी चीज मतलब क्या बोलते हैं, इजी होती जाती है ना, वो ज्यादा जरूरी है। बचपन से मुझे बर्तन मांजने की आदत थी, ठीक है।
हर इंसान घर में तो देखो, हर कोई एकदम तो बड़ा नहीं बनता, तो अपने घर का तो करता ही है। तो मुझे ना लोगों को दिखाने की दुनिया अलग और मेरी दुनिया अलग, ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा। लेकिन जिसने मुझे बुलाया था उसका नाम भी मैं नहीं लेना चाहती, क्योंकि मैंने उनको माफ कर दिया। उन्होंने, मेरा भी लव मैरिज थी, फिर बहुत सारा लाइफ में स्ट्रगल चल रहा था, उसमें मैं कुछ ढूंढ रही थी कमाने के लिए, और फिर मैं गई, क्योंकि मैं अपेक्षा लेके गई कि मुझे 50,000 मिलने वाला है। तो वहां जब गई तो उन्हें लगा कि नहीं, उन्होंने मुझे फंसाया, ये बात तो मैं मानती हूँ कि फंसाया कैसे, कि पहले कमेंटमेंट किया, जब मैं छोटा बच्चा लेके गई थी तब बोला हाँ ठीक है आप कर सकते हो, और जब मैं पहुंची, मेरे पति को कन्विंस किया, मैंने एक शहर से दूसरा शहर बदला। तो बहुत सारी मैं आशाएं लेके गई थी वहां पे, मेरे सपने लेके गई थी, और वहां जाने के बाद उन्होंने बोला कि आप उस लायक नहीं हो। और थैंक यू सो मच अगर वो भी सुन रहे होंगे, क्योंकि उस दिन उन्होंने मुझे उस लायक नहीं समझा, इसीलिए आज मैं इतनी बड़ी लायक हो। बन गई और लायक हो गई कि जो लोगों के सामने आ गई मैं, समझो। तो उनके लिए मुझे कोई गिल्ट नहीं है, क्योंकि उन्होंने बोला कि तुम लायक नहीं हो। फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि अचानक मुझे झटका बैठा कि 50,000 दे के बोला था, और फिर अभी क्या करूं। तो उसके बाद मैंने कोई और ऑप्शन ढूंढ लिया, मैंने छोड़ दिया उनको और ऑप्शन लिया। उधर भी काफी सारी मुश्किलें आई, लेकिन टॉयलेट साफ करने में सच में मुझे कोई शर्म नहीं आई। लेकिन मुझे डर लगता था कि मेरे पति टीचर है, अगर उनको पता चला कि मैं टॉयलेट साफ करने का काम करती हूँ तो उनको बुरा लगेगा, इसीलिए फिर मैं वो बात चुपके से करती थी। लेकिन मैं, मेरे लिए मतलब कोई इतना बड़ा पहाड़ तोड़ने जैसा मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा था, मेरे लिए वो काम इजी लगा, मैंने कर दिया, क्योंकि मेरा लक्ष्य था कि मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है। और मुझे लगता है जिंदगी में हर काम छोटा बड़ा ऐसा कुछ भी नहीं होता है, और हर इंसान की वो एक जरूरत है। कितना भी बड़े घर का इंसान हो, टॉयलेट तो जाता ही है ना, ऐसा है क्या, वो भी एक कचरा है, अंदर का कचरा है वो। कोई कोई कितना भी बड़ा हो, वो भी टॉयलेट जाता है, उसके अंदर भी कचरा जमा होता है, तो वो भी साफ करता है। तो फिर हमने बाहर वाला अगर साफ किया तो उसमें कोई शर्माने वाली ऐसी बात नहीं है। और कल क्या थी ये मैटर नहीं करता, मैं आज क्या हूँ ये बहुत मैटर करता है। इसलिए मेरे सैलून में भी अभी लड़कियां बहुत आती है, गरीब भी आती है, लेकिन मुझे लगता है इंसान की सोच उसको गरीबी में रखती है, इंसान के विचार उनको कभी बड़ा नहीं बनने देते। तो बहुत सारे गरीब भी आते हैं और क्या बोलते कि जैसे मैं बोलती हूँ कि मैं पहले टेस्ट लेती हूँ कि तुम्हें झाड़ू पोछा बाथरूम सब कुछ करना पड़ेगा, तो पहले ही बोल देते कि मैं ये काम नहीं करूंगी। तो मुझे फिर लगता है कि ये सोच से ही गरीब है, इनको नहीं करना है लाइफ में, इनको तकलीफ है, लेकिन तकलीफ से बाहर इनको नहीं जाना है, इनको तकलीफ को पकड़ के रखा है, इन्होंने गरीबी को पकड़ के रखा है और कोस किसी और को रहे हैं। तो अगर दुनिया का हर इंसान अमीर सोच रखता है और मतलब उनको अगर क्या बोलते हैं, अमीर होना है ना, तो दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है कि उनको रोक सकती है। और ये मेरा खुद का उदाहरण है। 5 रुपए से बचपन से मेरा जर्नी शुरू हुआ था। जो मेरी मम्मी, मैं छोटी थी और घर में रोज मतलब जाना पड़ता था, तो 5 रुपए के लिए मैं पहली बार गई थी खेत में काम करने के लिए। तो उस दिन जो 5 रुपए जो मिले थे, तब से मुझे एक आशा लगी थी, पैसा काम करने के बाद मिलता है, ऐसे ऊपर से नहीं, झाड़ को फल नहीं है, वो है कि तोड़ा और मिला, उसके लिए कुछ तो करना पड़ता है। और आज जाके मैंने कम से कम, मेरा अभी एज 35 साल का है, तो अपने दम पे 5 करोड़ का मैंने बिजनेस, 5 रुपए से लेके 5 करोड़ का बिजनेस मैंने अभी बना लिया है। और मुझे मतलब लगता है कि गरीबी किसी और के हाथ में नहीं, अपने हाथ में गरीबी रखनी नहीं है। और सेम चीज है टेंशन। अब हम जब पैदा होते हैं तो कोई टेंशन नहीं होता, हम बच्चा रहते खेलते, हमारा नॉर्मल शीशु सब चीजें एकदम नॉर्मल रहती। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते, खुद टेंशन को हम चुनते हैं, और जितनी अपेक्षाएं बड़े उतने बड़े बड़े टेंशन आते हैं। और फिर एक दिन इंसान मेंटल इस बीमारी का शिकार हो जाता है।
चीजों को छोड़ो, पकड़ के मत रखो। हर दिन एक्टिविटी करो, बाहर निकलो। जो अगर तुम्हें लग रहा है तुम्हारा सर्कल से शर्म आ रही है, आत्महत्या या तुम्हें सुसाइड करने का अगर आ रहा है, मेरे भी जिंदगी में बहुत बार ऐसा आया था, मुझे लगा था कि मैं मर जाऊं। फिर मैं बोलती थी एक ही बार तो जन्म मिलता है, क्यों मरूं मैं, और किसके कारण मरूं। अगर मुझे इधर शर्म आ रही ना, मेरे गांव में, मेरे शहर में, मेरे आजू बाजू के रिश्तेदारों में, तो मैं ये शहर ही छोड़ दूंगी, ये गांव छोड़ दूंगी, ये रिश्तेदार छोड़ दूंगी। मैं किसी और शहर में जाके अपना क्या बोलते हैं, अपना बसाऊंगी घर, और उधर जिंदगी शुरू करो। शर्म का कोई डर ही नहीं, मैं अपने आप मस्त जूंगी। क्योंकि कभी तो रियलाइज होगा, कभी तो बड़ी बनूंगी, तब जाके इसी लोगों के बीच आके मैं वापस बताऊंगी कि मैं हूँ। लेकिन अगर मैंने एक बार सुसाइड कर लिया तो कोई यू टर्न नहीं है, कोई चांस नहीं लाइफ में। और जो मरा वो कभी वापस नहीं आता है। तो लोगों ने ये बहुत सोचना चाहिए कि कभी भी कितनी भी गंदी परिस्थिति आए, मरना नहीं चाहिए और उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। ये बात हमारे जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए काफी इंस्पिरेशन है कि जो आप पहुंचे हो, आज 5 करोड़ का बिजनेस है जो उन्होंने 5 रुपए से चालू किया है, 5 कि रुपए वो भी अगर आज सोच रहे सुसाइड के बारे में कि क्या करे, उनके लिए काफी इंस्पिरेशन है आपकी स्टोरी। और जैसे आपने गोल बताया है, तो मुझे मालूम है कि आपकी कहानी में एक मोड़ आया था जब आप कोई दूसरे शहर से बाइक स्कूटी में आ रही थी और बहुत बारिश आ रही थी और आप भीग गए थे, आपकी थकी थी और रुक गया था क्योंकि कोई स्कूटी में प्रॉब्लम आ गया था, और फिर आप अपने हस्बैंड को फ़ोन किया और मुझे ले लो, आके ले लो क्योंकि मैं फंस गई हूँ। और तभी आपने को निर्णय किया कि बस बहुत हो गया है, मुझे बाइक में नहीं मरना है, मुझे गाड़ी में मरना है। और आपको मालूम ही नहीं था कि गाड़ी कितने की आती है, लेकिन आपने ठान लिया कि मुझे गाडी लेनी है. ये चीज म्हणजे मी मराठीतनं सांगायला मला आवडेल ही गोष्ट. Sure. कारण माझ्या वडिलांच्या घरी शेतकरी असल्यामुळे बैलगाडी मी बघितली होती. गाडी मी दुसऱ्यांची बघितली होती, पण गाडीचं किती रुपयाला किंवा काय ब्रँड वगैरे आता सगळ्यांनाच गाड्या माहिती आहेत, पण मला एवढी आयडिया नव्हती. 4 चाका एक पळते म्हणजे गाडी एवढंच कळत होतं. बाकी कारण कोणाच्या आमच्या अख्ख्या फॅमिलीमध्ये पण कोणाकडे गाडी नव्हती. आणि मी माझ्या स्ट्रगलमध्ये जात असताना पहिलं तर पुण्यात जेव्हा मी 7 वर्षापूर्वी आले तेव्हा मी पीएमटीने फिरायचे. पीएमटीमध्ये खूप परेशानी, धक्के-बुक्के आणि हे सगळे धक्के-बुक्के सहन करून पीएमटीचं लाईफ जगत होते. त्यानंतर टू व्हीलर घेतली आणि एक दिवशी असा वेळ आली की माझी टू व्हीलर बंद पडली. इथेच बाणेरला जात होते मी आणि रात्रीचे 10 वाजले. मोबाईल स्विच ऑफ झाला आणि पाऊस इतका येत होता आणि मी हायवेवरती होते. मग ते हायवेवरती असल्यावर आता कोणी असं बंद हात दाखवला तरी कोणी उभा पण नव्हतं टाकत. आणि फ्रँकली सांगते, भैया, दादा, थांबा, हे सगळं म्हणून झालं, कोणीच नाही थांबलं. काही लोक आहेत तसे अजूनही. एक जणाला मी जेव्हा म्हटले की प्लीज सर तुम्ही माझी हेल्प करा, तेव्हा त्या सर या शब्दाने मग एक जण थांबला आणि मग त्यांनी म्हणे काय प्रॉब्लेम काय, जसं की कदाचित त्याला माणुसकी होती का त्याला एक कोणती तरी बाई आपल्याला हेल्प मागते तर करावं, ते त्याचा हे होता. मग तो थांबला आणि मग त्यांनी मला ती मदत केली. मग मी माझी गाडी वगैरे सगळे, म्हणजे मोबाईल स्विच ऑफ झालेला, मला भीती वाटत होती की आता हा माणूस एका पूल खालून मला घेऊन गेला तर इतकं टेन्शन होतं, आता काय होणार माझ्यासोबत. या पुलाखालनं तर जाणं होतं. ट्रस्ट ठेवला मी त्या व्यक्तीवरती आणि पुढे गेले आणि मग माझी गाडी मला मिळाली आणि मी घरी पोहोचले. आणि त्या दिवशी माझ्या डोक्यात एक विचार आला की एवढं आयुष्यामध्ये प्रत्येक माणूस असा पळतो पैसे कमवण्यासाठी किंवा पुढे जाण्यासाठी, पण कधी बी जीवाची पण काळजी घेणं तितकंच गरजेचं आहे. या धावपळीमध्ये आपण किती पळतोय. आणि मग मला वाटलं की नाही, मला ना मरायचं नाहीये. आज मी मेले असते आणि याच्यात माझे एवढे 17-18 भाऊ किंवा माझा नवरा किंवा कोणी मला वाचवायला येऊ शकलं नव्हतं. तर याच्यानंतर मी आता थोडं कमी काम करणार, म्हणजे पैसे कमवणार, पण मी सेफ्टी स्वतःची बाळगणार. आणि मग मी त्या दिवशी ठरवलं की मला 4 व्हीलर घ्यायची आहे. म्हणजे मेले तरी मी 4 व्हीलर मध्ये मरेल, म्हणजे असं नाही की मी 2 व्हीलर वरती मरेल. आणि मग 1.5 लाख माझं बजेट होतं. 4 व्हीलर काय त्याच्यात येत नव्हती. असं करता करता मी माझ्या क्लायंटला मेसेज टाकला आणि जवळपास 11 दिवसामध्ये क्लायंटने कोणी 10,000, कोणी 5, कोणी 2,000, 4 लाख रुपये मला दिले क्लायंटनी.
आणि मी 10 लाखाची फोर्ड फिगो ॲस्पर आता म्हणजे मला पाठ आहे, ती स्वतःची गाडी घेतली. फक्त गाडी घ्यायचा विचार, ड्रायव्हिंग येत नव्हती, ड्रायव्हरची किंमत हे पण माहित नव्हतं. गाडी घेतली आणि मग तिथून पुढं खूप म्हणजे जर्नी स्टार्ट झाली. पण आज माझ्याकडे स्वतःच्या 3 फोर व्हीलर आहेत आणि मी स्वतः गाडी आज 3 वर्ष झालं चालवते. ओह! म्हणजे अच्छा. मुंबई सगळीकडे. ओह! आणि आता मला म्हणजे असं काही आता वाटत नाही की बाबा ही पण ज्यावेळेस नवीन होते तेव्हा माझ्यासाठी आभाळा इतकं हे मोठं संकट होतं. पण आज मला या गोष्टीचा आता काही फरक नाही पडत, कारण त्यातनं मी शिकले आणि पुढं आले. तर हे एक जर्नीचा त्या हे थैंक यू, आहे. थैंक यू। मुझे ये पूछना था कि आपने अपने बारे में सोचा, लेकिन बहुत अपने परिवार बारे में भी सोचा कि आप खुद रेंटेड घर में रह रही थी, तभी आपने सोचा कि मेरे जो गांव में मेरे रिश्तेदार हैं उनको बुलाओ और उनको ये सिखाओ ब्यूटी पार्लर का काम, और वो लोग आगे बढ़े। आपके पास चॉइस था कि मैं ये पैसा अपना घर लूँ पूना में, लेकिन आपने दूसरों के बारे में सोचा। ये सोच कहाँ से आती है कि मैं अपने परिवार को बुलाऊं, उनके अपने पैरों पे उनको खड़ा करूं? अपना मुझे नहीं चाहिए, घर होगा, लेकिन मुझे अपने परिवार को आगे लाना है। ये कहाँ से इतनी सोच आती है? ये अंदर से आप इतनी खूबसूरत हो, बाहर लोगों को खूबसूरत बनाते हो, लेकिन अंदर से इतनी खूबसूरत हो। देखो, हर एक चीज ना किसी कारण वो उत्पन्न होती है। जैसे तुम मर्सिडीज में बैठोगे तभी तुम्हें फीलिंग आएगी और ऐसा एक सपना बन जाता है कि मुझे लेनी है। लेकिन दूसरों को मदद करने के लिए कोई ऐसे मर्सिडीज जैसा कुछ नहीं था। इसके पीछे बहुत बड़ा एक कारण है जर्नी, जहाँ पे मुझे लगा था मैं खुद आत्महत्या कर लूं और मर जाओ। उस दिन ये मेरी सोच पैदा हुई थी और उस दिन से इस सोच ने जन्म लिया और तब से फिर मैंने ऐसा सोचा कि अब मुझे मैं आज खत्म हो गई हूँ, एक मीरा मर गई है। आज यहाँ से जो रिटर्न घर जाएगी, ये मीरा ना खुद के लिए नहीं, किसी और जो मरने का सोच रहे हैं ना, वाओ! उनको बचाने के लिए काम आएगी। और वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट नया हुई, जन्म। नया जन्म स्टार्ट हुआ। लाइफ में एक बहुत बड़ी घटना हो गई थी जिसके कारण मेरा पूरा लाइफ चेंज हो गया, मेरा शहर चेंज हो गया। मेरे जिंदगी में जो इज्जत, रिस्पेक्ट एक होता है ना हर इंसान का, वो सब कुछ बदल गया। और इतना बदला तो मुझे अब जाके कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आज भी मुझे लगता है कि वो घटना, वो इंसान, वो व्यक्ति मेरे लाइफ में इतना बड़ा कांड नहीं करता तो फिर मैं आज यहाँ नहीं होती और इतने लोगों को मदद नहीं कर पाती, और ये जो आज की लाइफ जी रही वो कभी नहीं जीती। तो जो व्यक्ति, और ऐसा नहीं है कि किसी के लाइफ में बस एक ही व्यक्ति तकलीफ देने आता है, हर इंसान के लाइफ में काफ़ी सारे लोग आते हैं, तकलीफ देते हैं। और जब पहली बार वो तकलीफ मिलती है तब लगता है कि इसने बहुत मुझे तकलीफ दी, लेकिन जब उससे ज्यादा कोई और तकलीफ देता है तब लगता है नहीं, उसकी तकलीफ कुछ नहीं थी, इससे ज्यादा तो मुझे इसने तकलीफ दी। और जब इससे भी ज्यादा कोई और तकलीफ देता है तब इंसान को लगता है कि यार इसके आगे ऐसी कोई तकलीफ होती भी है क्या? क्योंकि वो तकलीफ एक बार जब इंसान के जिंदगी में आती है उसके बाद कोई तकलीफ नहीं लगती है। और उस चीज से मैं गुजर गई, बाहर निकल गई बहुत साल, जैसे कि 2-3 साल मुझे लगे। और जो कुछ भी मेरे पास था वो मैंने खो दिया। तो जो आपने क्वेश्चन किया कि ये कहाँ से विचार पैदा हुआ, तो फिर उस दिन से ऐसा हुआ कि जो मेरे साथ हुआ वो किसी लेडीज के साथ ना हो। और फिर सबसे पहले इंसान ना, देखो, अपने आजू बाजू में ढूंढता है। अभी मैं यहाँ बैठना है मुझे यहाँ, तो मैं आजू बाजू में देखूंगी, मैं इधर उधर ऐसा नहीं देख सकती। तो पहले मैंने किया, मेरा घर परिवार सुधारा, अपना घर, उसके बाद मतलब मेरे भाई बहन, फिर मेरी भाभी, 28 लोगों को मैंने मेरा ये बिजनेस सिखा दिया, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और आज मेरे 20 रिलेटिव है, ये पुणे में आए, हर एक पति मतलब उनके पतियों को रिक्शा दे दिया ताकि मेरी लड़की जब होम सर्विस जाती है ब्यूटी पार्लर के इसमें, तो वो अपने पति को मतलब पति छोड़ता है लड़की को और वापस रिटर्न आता है। उसके कारण
उस लेडीज के जीवन में परेशानियां कम आएंगी, पैसे की भी और बाकी भी काफ़ी सारी समाज में लेडीज होंगी, तो उनके लिए भी मेरी अभी आगे चल के मेरा सपना है कि 100 लेडीज को मेरे लाइफ में मैं सेट कर दूं। और ये काम देखो भगवान करता है, हम तो एक निमित्त होते हैं, निमित्त मात्र जरिया होते हैं। टच वुड कि अभी मेरे लाइफ में कोई ऐसी परेशानी नहीं है, मुश्किल नहीं है, लेकिन अभी मुझे कुछ डर भी नहीं लगता है। ऐसा मैं सोचती नहीं कि मेरे लाइफ में कौन सा तूफान, नहीं सोचती हूँ। अभी कुछ भी आए, जो आके गया है उससे बड़ा तो कुछ आएगा ही नहीं ऐसा लगता है, क्योंकि जो आया था वो बहुत बड़ी चीज थी और उसमें मेरा मतलब सब कुछ चला गया था। और जो इंसान का मतलब जीरो से स्टार्ट हुआ है उसको वापस जीरो में आए तो भी डर नहीं लगता, क्योंकि मालूम है उसको कभी ना कभी मैं 1000 100 तक जाऊंगा ही। और वो मुझे लगता है अभी उस लेवल की मैं बनी हूँ। थैंक यू सो मच। आपने ऐसा बोला और चुना है कि जैसे कि मेरी खुशी मेरी जिम्मेदारी है, राइट? yes. जैसे आपने बोला कि जो भी गलती किया वो क्योंकि जैसे ऐसे आपने कैसे बोला कि मेरी उम्मीद थी कि वो मुझे 50,000 देगा, राइट? मेरी एक्सपेक्टेशन से नहीं हुआ तो मैंने चुना है। जैसे आप कैसे अपनी खुशी की जिम्मेदारी ले रहे हो, वैसे मैं सुनना चाहता हूँ कि आपने डिसाइड किया कि मैं खुश रहूंगी, वो मेरी जिम्मेदारी, किसी और की नहीं। हाँ, हर इंसान ना खुश रहने का उसका खुद की जिम्मेदारी, वो किसी के और के हाथ में देना नहीं चाहिए। क्योंकि मैं अपना बताऊंगी, मेरा लव मैरिज है और मुझे हमेशा मेरे हस्बैंड से आशाएं थी कि वो मुझे घुमाने लेके जाए, मुझे ये दिलाए वो दिलाए, क्योंकि मैं ये आज का जमाना डिजिटल हो गया है तो हर एक दिखावा करता है, तो मैं भी उस दिखावे में आती थी। मतलब अब नहीं हूँ लेकिन आती थी और मुझे लगता था मेरा पति ऐसा नहीं है, मेरा पति वैसा नहीं है। तो अब जाके मुझे लगा है कि मैं मेरी खुशी क्यों दूसरे के ऊपर मतलब क्यों डिपेंड करूं। अगर मुझे बाहर घूमने का शौक है तो मैं खुद चली जाऊं, अगर नहीं आए पति तो नहीं आए, मुझे कुछ खाने का पीने का घूमने का जो करने का शौक है मैं खुद करूं। और अब जाके मुझे ना कोई तकलीफ नहीं हो रही, क्योंकि मैंने ये अभी रिसेंटली मैंने इसके ऊपर क्या बोलते हैं सोच के फिर मुझे समझ में आया है कि इंसान को कोई वस्तु या कोई ये ठिकान परमानेंटली खुशी नहीं दे सकता है। अभी जैसे मैंने घर बड़ा बांधा तो मुझे पहले लगता था तो मेरा घर की वजह से मैं हमेशा खुश रहूंगी, लेकिन कुछ दिनों के बाद समझ में आया हर चीज ना वो एक्सपायर हो जाता है, फिर और कुछ तो दूसरा चाहिए रहता है। और सबसे ज्यादा मुझे एक बात समझ में आई है कि पूरी लाइफ में हम इंसान ह्यूमन बॉडी है तो इंसान को एक इंसान ही तकलीफ भी दे सकता है और एक इंसान ही इंसान को खुश भी रखता है। क्योंकि कोई वस्तु या कोई ऐसा कि खुशी दे या गम दे या तकलीफ दे, क्योंकि अपने ही तकलीफ देते हैं और अपने ही गुस्सा भी देते हैं और प्यार भी अपने से ही मिलता है। तो हर एक इंसान के लाइफ में ऐसी व्यक्ति पर्सन होगा, तो आपकी खुशी उनके ऊपर डिपेंड मत रखिए, आप अपना खुद का खुशी खुद ढूंढिए। अभी मेरे खाली लास्ट 2 क्वेश्चन है। आपने जो बोला ना, काफी औरतों को करना है, सोलो ट्रैवल करना है, अपने पति से अलग होना है, खुद का कुछ चालू करना है, लेकिन वो रुकते हैं कि लोग क्या बोलेंगे, अकेले बॉम्बे गाड़ी निकल के जाऊंगी। लोगों को ऐसा करना है, स्पेशली औरतों को, इवन मर्दों को, लेकिन लोग क्या सोचेंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, वो रुक जाते हैं। तो उनको आप क्या सलाह देंगे? देखो, मैंने काफी लोगों से सुना है की 4 लोग काय म्हणतील, 4 लोग काय म्हणतील, तर मला पण असं कोणीतरी म्हटलेलं आहे की कोणते ते 4 लोग, कोणी बघितलेत का ते 4 लोग? कोणीही बघितलेले नाही। तो लोग क्या कहेंगे इससे ज्यादा हम क्या कैसे जीते हैं, हमें कितना तकलीफ हो रहा है, उसके बारे में खुद ने सोचना चाहिए। लोग अगर हमारे पास पैसे नहीं है तो कोई पैसे देने नहीं आता है कि तुम तकलीफ में हो ले लो बोल के, या अगर मेरी मेंटल हेल्थ खराब हो गई तो कोई हेल्प नहीं करता, अब आज के दिन मेरी ले ले तो यूज कर ले, वो खुद की है ना। तो ऐसा तो खुद ने डिसीजन लेना चाहिए। अगर रिश्ते में बहुत सारी तकलीफ है तो रिश्ते को भी आजमाने का मौका देना चाहिए और उस रिश्ते में सच में देखना चाहिए। अगर लेडीज भी है ना तो उसने भी सोचना चाहिए कि खुद की गलतियां है क्या, और ये
जो भी तकलीफ या छोड़ने का कारण शुरू हुआ है, किसके कारण हुआ है, सच में मेरे कारण हुआ है या सामने वाले के कारण हुआ है, वो भी सोचना चाहिए। और अगर लास्ट में खुद को एक उसका आंसर मिल रहा है कि नहीं यार इसमें मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, तो फिर छोड़ देना चाहिए। जिन लाइफ में कोई ऐसा परफेक्ट इंसान नहीं होता है, हर एक के पास कोई एक चीज अच्छी है तो दूसरी गलत है। तो हर रिश्ते में, एक शादी में अगर तुम्हारे साथ पति गलत है तो ऐसा थोड़ा है कि दूसरे शादी वाला अच्छा मिलेगा। तो मुझे लगता है कोई चीज परफेक्ट नहीं होती है, परफेक्ट बनाना अपने हाथ में है और अपने लिए जीना चाहिए। क्योंकि जब तुम मरोगे तो तुम अकेले मरने वाले हो, कोई तुम्हारे साथ में मरने वाले नहीं है, 4 लोग मरने के लिए नहीं आने वाले, तुम अकेली मरोगी। तो इसीलिए या आप मरोगे जो भी है, तो इसलिए अपनी खुशी मैटर करती है। अपनी खुशी के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, अपनी भी मेंटल हेल्थ और अपनी फिजिक जो बॉडी वो भी सब अच्छा रखना चाहिए। अब बस लास्ट में है कि खुश रहना जरूरी है। तुम कितना कमा रहे हो, कितने बड़े घर से हो, कितने गरीब घर से हो, मैटर नहीं करता है। तुम कितने खुश हो, तुम्हारी सोच कितनी हेल्दी है, वो भी जरूरी है। राइट राइट राइट। अभी मैं सोचूंगा कि वो 4 लोग कौन है। ये लास्ट क्वेश्चन है कि छोटे आंसर या 3 शब्द, जो लोग अभी बहुत मुश्किल में, पहाड़ टूट चुका है, जैसे आपके 50,000 की उम्मीद का 6,000 है और ये काम करना पड़ रहा है, उनको आप क्या 3 शब्द या 3 छोटी सलाह दो, जहां उनको ऐसा लग रहा है कि बस मैं जिंदगी को बाहर निकल जाऊं, जिंदगी किसी और के हवाले दे दूं या जिंदगी को छोड़ दूं। लाइफ में मैं 3 अगर चीज बोलनी है ना तो उसके बारे में ही बोलूंगी। पहले तो जो भी चीज है, जो भी है, उसको छोड़ दो, छोड़ दो, आशा मत रखो। दूसरी बात, आपको क्या खुशी के कारण, मतलब जो अच्छा लगता है ना, फिर वो करो। हाँ, ये नहीं कि किसी का खून कर दो, चोरी कर दो, जो खुद जिससे को खुशी मिले वो चीज करो। और हमेशा ना बिजी रहो, मतलब बाहर निकलो या एक्टिविटी करो, कुछ ना कुछ लेकिन करो। अगर ये तीनों चीज़ें आप करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई मेंटल बनेगा ही नहीं और किसी के पास परेशानी रहेगी ही नहीं, वो अपने आप चली जाएगी। लास्ट में एक मराठी गाना जो आपको उत्साह करता है, मोटिवेट करता है, उनकी 2-3 लाइन। येस, ते गाणं तर मी माझ्या आई वडिलांसाठीच गाईल. आई वडील माझे थोर, काय सांगू त्यांचा उपकार, जीवनाच्या वाटेवरती किती असतो त्यांचा आधार. आई माझी मायेचा सागर, दिला तिनं जीवनाकार. आता हे कडवं माझ्या बाबासाठी. तळपत्या उन्हात अन रखरखत्या रानात, राहिलात माझ्यासाठी तुम्ही कष्टाच्या घरात. आईला बऱ्याच वेळा असं झालं असेल की तिने कधी जेवली नसेल, जे असेल ते मुलांसाठी ठेवलं असेल, ती उपाशीच राहिली असेल, तर ते वाक्य तिच्यासाठी. कधी असे मुठभर घास, कधी घडे तुला उपवास, ओल्या मातीतून चालताना तुडविले काट्याचे फास. आई माझी मायेचा सागर, दिला तिनं जीवनाकार. कारण मला वाटतं प्रत्येक व्यक्तीची आई त्याच्यासाठी ही स्पेशल असते. कारण तिनं जर जन्म नसता दिला तर आपण हे पुढच्या गोष्टी करू शकलो नसतो. आणि आई ही फक्त आई असते, ती कोणाची पण कशी पण असू शकते, पण त्या व्यक्तीसाठी ती आई असते. तशीच ती, हे गाणं जे होतं ते मी माझ्या आईसाठी गायलेलं. खूप खूप किती गोड आहे आवाज. गाण्याचा पण खूप शौक होता.
तो हम मीरा जी से बात कर रहे थे, वो दिल खोल के, कोई फिल्टर नहीं। आजकल के सोशल मीडिया में सब फिल्टर डालते, एआई के ज़माने में सब क्रॉप करते, लेकिन दिल खोल के बात किया। जो उसके 3 उदाहरण कि बचपन में जो खा रहे थे, खाना खत्म हो जाने के बाद वो पेपर को वो सूंघते थे। दूसरा कि टॉयलेट साफ किया तो उसमें कोई शर्म नहीं है, वो कोई भी काम में कोई शर्म नहीं है। तीसरी कि मेरे अभी हालात थे कि मैंने सोचा कि मैं सुसाइड करूं, यू नो। सो ये दिल से दिल बात की। थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। और इससे कितने लोग, जहाँ आपके वो कितने सारे अवार्ड्स मिलते हैं, आप औरंगाबाद जाते, मुंबई जाते अवार्ड लेने को, काम करने को, आपका नाम है, आपका एक कॉर्पोरेट आइडेंटिटी है, जिसको इंग्लिश में तकलीफ है, फिर भी आप खुल के आप बिजनेस कर रहे। आप इंस्पिरेशन है काफी लोगों के लिए कि अगर मीरा जी कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। यस, क्योंकि मुझे थोड़ा लास्ट में बताना चाहूँगी, क्योंकि मेरा जो है मैंने बताया ही नहीं है। मैं एक ब्यूटिशियन हूँ और योगा टीचर। मेरा अभी खुद का जो, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी ये मेरा कोई सपना था, पेट भरने के लिए शुरू किया हुआ ये मेरा एक प्रवास था, जिसका मैंने फीस भी नहीं भरा था, लेकिन शुरू हो गया ये प्रवास। तो आज जाके यही मेरा सपना बन गया, अभी बिजनेस बन गया, अब मेरा खुद का ब्रांड है। अब पुणे में मैं पूरे शहर में मेरा ये ब्यूटी पार्लर का सर्विस देती हूँ। और इसमें का एक छोटा कारण रहेगा, जिस कंपनी ने मुझे रिजेक्ट किया था, अर्बन क्लब, जो सबको मालूम है, उनकी कंपनी में मैं गई थी और इंटरव्यू दिया था। तो क्योंकि मेरे पास लिपस्टिक खरीदने के लिए 5 रुपए नहीं थे, काजल लगाने के लिए पेंसिल नहीं थी। उनको लगा था कि इसको कोई सेंस नहीं है। अरे भाई, मेरे घर में पैसा ही नहीं था तो कहाँ से लिपस्टिक, खाने का ही पड़ा था, तो इतने बड़े मैं मतलब नहीं ला सकती थी, और मैं ऐसे ही जाती थी, तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। और थैंक यू सो मच अर्बन क्लब कंपनी को भी, उन्होंने रिजेक्ट नहीं किया होता तो आज मेरी खुद की कंपनी नहीं होती, और मुझे उनको भी कोई ऐसी शिकायत नहीं है, क्योंकि शायद उस वजह से आज मैं वो एक लेके चली कि नहीं, मुझे यहाँ फेल किया तो अब मुझे और अच्छा सीखना है। शायद हो सकता है उस दिन मैं परफेक्ट नहीं थी, लेकिन आज मैं मेरे ब्रांड के लिए परफेक्ट बन गई हूँ। और समाधान मिलता है इसमें, मैं अकेली नहीं जीती हूँ, कम से कम 100 लोग मेरे साथ जीते। गांव से 25-30 बच्चे जो फैमिली में लाई हूँ, हर एक का 2 बच्चा। तो मेरे सपने मैंने गांव में देखे थे, आज वो बच्चे पुणे जैसे शहर में वो सपने देख रहे। और इतने बच्चों में से कोई कुछ बनेगा, कोई कुछ करेगा, तो वो मेरे लिए जीवन का सबसे बड़ा, क्या बोलते हैं, एक आनंददायी घटना है। राइट। और रहेगी। बहुत सारी घटनाएं होके आज खुद का नाम बताया है, और आज कितने सारे लोगों को मदद कर रहे। सो थैंक यू सो मच हमारे शो में आने के लिए। और उनका आज पहला पॉडकास्ट है, ऐसा लग भी नहीं रहा था। नहीं, मेरा पहला पॉडकास्ट है, क्योंकि बात करने की आदत ज्यादा है ना।